हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत बढ़िया है, पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू कर रहे हैं। मैं हूं प्रशांत माहेश्वरी और क्लासरूम ऑफ फिजिक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आरबीएससी बोर्ड 2025 के फिजिक्स के नेक्स्ट चैप्टर मतलब चैप्टर नंबर 3 की बात करने वाले हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी नाम है, विद्युत धारा। इस चैप्टर के हम PYQs को डिस्कस करेंगे, मतलब प्रीवियस ईयर के पेपर के जो क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे। इसी के साथ में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं उनको भी डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम इसके ब्लूप्रिंट को डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। देखिए, इस बार का जो ब्लूप्रिंट है उसके अंदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक आने वाला है आधे मार्क का, और फिलिंग द ब्लैंक्स मतलब रिक्त स्थान की पूर्ति करो, वो भी एक ही क्वेश्चन आएगा। और साथ में एक क्वेश्चन आएगा लघुत्रात्मक लघुत्रात्मक नहीं कहूंगा मैं, इसे दीर्घ लघुत्रात्मक कहूंगा। ये एक बड़ा सवाल है 3 नंबर का, जिसमें 2 पार्ट हैं। एक पार्ट में वो डेरिवेशन पूछने वाला है और दूसरे पार्ट में वो न्यूमेरिकल पूछने वाला है। इस तरीके से इसे डिवाइड किया गया है। तो आपके पास में ये 4 मार्क का पूरा चैप्टर है, जिसमें से देखा जाए तो 4 क्वेश्चन है। आधे मार्क का एक, आधे मार्क का एक, और 3 नंबर वाले में से आपको 1.5 के 2 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। बात समझ में आई क्या? चलिए, अब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मुझे लगता नहीं है कि आप सभी बच्चे पूरा वीडियो देख रहे हैं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि जो बच्चे पूरा वीडियो देख रहे हैं उनके लिए मैं एक बार के लिए इसको स्क्रॉल डाउन कर देता हूं, ताकि आप आसानी से पॉज करें और देख लीजिए कि प्रीवियस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अच्छे से देख लीजिएगा। चलो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। 2020 के अंदर हमारे पास में 4 नंबर का क्वेश्चन आए थे, मतलब 2-2 मार्क के 2 क्वेश्चन आए थे, जिसमें से एक न्यूमेरिकल है। देखो, ये न्यूमेरिकल ठीक है और आ सकता है ना, अच्छा न्यूमेरिकल है। जो क्या बोल रहा है कि आपके पास में 3 रेजिस्टेंस है, और उन रेजिस्टेंस के लिए वो बोल रहा है कि 30 वोल्ट की एक बैटरी लगा रखी है, जिससे टोटल इतनी करंट जा रही है। और यहाँ पे ये जो तीनों रेजिस्टेंस है वो समांतर क्रम में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो मैं कुछ ऐसा बोलूंगा, ये कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन है बच्चों। मैं तरीका बता देता हूं जिससे आप इसे सॉल्व कर पाएंगे, और मेरे को प्लीज़ ये बता दीजिएगा कि आपको PYQs देखने हैं या फिर नहीं देखने, इनका सॉल्यूशन चाहिए या फिर नहीं चाहिए। प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, ताकि अपन इसमें फिर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अगर आपको ये नहीं चाहिए तो फिर मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। वैसे तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया चीज़ रहेगी अगर आप PYQ पूरे सॉल्व करते हैं तो ये देखिए यहाँ पे टोटल 30 वोल्ट का जो बैटरी है, और इस 30 वोल्ट की बैटरी से टोटल करंट जा रही है 7.5 एम्पियर की। फिर एक 10 ओम का रेजिस्टेंस है, एक 12 ओम का रेजिस्टेंस है, 12 ओम का रेजिस्टेंस है, और एक का पता नहीं है तो मैं इसे एक्स लिख लेता हूँ। ठीक है, तो टोटल रेजिस्टेंस मैं आसानी से कैलकुलेट कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे को टोटल करंट और टोटल वोल्टेज पता है। तो मैंने बोल दिया आर इक्विवेलेंट मेरे को पता है। आर इक्विवेलेंट क्या है? 30 डिवाइडेड बाय 7.5। ये कैसे किया? मैंने V/I का फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, तो आप इसे लिख सकते हैं 300 डिवाइडेड बाय 75। बताओ ऐसा लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? अब 15 का टेबल अगर आपको याद है तो आप आसानी से काम कर सकते हो। 15 का टेबल क्या? 15 2 30, 20 आ गया ऊपर, और 15.75 5 आया, फिर 5 के 20, ये 4। तो टोटल आर इक्वलेंट की जो वैल्यू है दैट इज 4। ठीक है, फिर आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये पता होगा आर इक्वलेंट इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होता है। बताओ ऐसा ही होता है क्या? आर इक्वलेंट की वैल्यू 4 रख लीजिएगा, R1 की वैल्यू 10 रख लीजिएगा, R2 की 12 रख लीजिएगा, तो R3 कैलकुलेट होगा नहीं होगा? सिंपल सा तरीका था, आसानी से न्यूमेरिकल बनता है। फिर किरचॉफ का सेकंड लॉ आया था, जो पूछा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। विभव मापी पोटेंशियोमीटर अब सिलेबस का पार्ट नहीं रहा तो मैं इसे छोड़ देता हूं, लेकिन किरचॉफ का जो सेकंड लॉ है, जिसे आप KVL भी बोलते हैं, वो पूछा गया था, वो आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब वो लॉ नहीं पूछा जाएगा इस बार, मेरे को लगता नहीं है कि लॉ पूछा जाए, लेकिन लॉ से KVL में कॉन्सेप्ट चलता है ना, समीशन V इज इक्वल टू 0, ये पूछ सकता है कि ये कौन सा लॉ है, तो ये आपको पता होना चाहिए। चलो, अब नेक्स्ट है 2021 के अंदर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था, विद्युत वाहक बल EMF इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का आपको यूनिट बताना है। आप सभी को पता होना चाहिए, फोर्स लग जाने के कारण ये बल नहीं है बच्चों, ये क्या है? विभवांतर है एक तरीके का, वोल्ट इसका यूनिट है। ठीक है, ध्यान में रखना, कुछ बच्चे न्यूटन लगा के आ गए थे उस टाइम पे। फिर सेल के आंतरिक प्रतिरोध को परिभाषित कीजिए। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, किसी भी सेल के कारण परिपथ के अंदर जो धारा का प्रवाह होता है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। इसके प्लस के टर्मिनल से धारा निकलती है और माइनस में जाती है, लेकिन सेल के भीतर यही धारा माइनस से प्लस की ओर जाती है। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि किसी भी सेल के भीतर विद्युत धारा इसके ऋणात्मक इलेक्ट्रोड से धनात्मक इलेक्ट्रोड की तरफ जाती है, एवं इस मार्ग में
विद्युत अपघट्य के द्वारा उत्पन्न अवरोध ही क्या कहलाता है, इसका आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। बीच में विद्युत अपघट्य तो भरा हुआ होगा, है ना। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों आप ये लिख सकते हो, इन एनी सेल द करंट फ्लोज फ्रॉम नेगेटिव इलेक्ट्रोड टू द पॉजिटिव टुवर्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड internally and electrolyte is filled between both the electrodes. The resistance provided by this electrolyte is known as internal resistance of a cell. ठीक है, आप कुछ इस तरीके से इसे लिख सकते हैं। चलिए फिर व्हीटस्टोन सेतु का नामांकित चित्र, ये एक बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, और इसकी बैलेंस कंडीशन R1 डिवाइडेड बाय R2 इज इक्वल टू R3 डिवाइडेड बाय R4 या फिर P डिवाइडेड बाय Q इज इक्वल टू R डिवाइडेड बाय S, है ना। ये वाली चीज थोड़ा ध्यान में रखिएगा, ये पूछता है, एक बढ़िया क्वेश्चन है ये व्हीटस्टोन ब्रिज। फिर मीटर सेतु अब सिलेबस का पार्ट नहीं है तो हम इसे छोड़ देते हैं। 2022 में, ये 2022 में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मीटर सेतु से दिया हुआ था, मैं इसको मीटर सेतु की जगह व्हीटस्टोन ब्रिज लिख देता हूं, फिर क्वेश्चन ये परफेक्ट है, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है ना। क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि ए और बी के मध्य रेजिस्टेंस, आपको रेजिस्टेंस दिया हुआ है, यहाँ पे 3 ओम दिया हुआ है, फिर ये एस शायद अननोन है, फिर बोल रहा है कि ये जो आपको शून्य विक्षेप है, शून्य विक्षेप का मतलब है बैलेंस्ड कंडीशन बच्चों, जीरो डिफ्लेक्शन कंडीशन जो है वो 20 सेंटीमीटर पर मिलती है। ठीक है, तो फिर आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको एस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, आपको ये बोल रहा है। सिंपल सा पार्ट है यार, बहुत सिंपल सा पार्ट है। अगर ये 20 सेंटीमीटर है तो मीटर से तो वैसे आपको नहीं पता होगा क्योंकि इस साल है ही नहीं, तो ये वाली चीज बच्चों ये 80 सेंटीमीटर होगी, ये बात ध्यान में रखना। तो मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूं, R डिवाइडेड बाय S इज इक्वल्स टू 20 डिवाइडेड बाय 80। ठीक है, R के सामने 20 है और S के सामने 80 है, कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट बनेगा, आप इस तरीके से याद रखिए इस चीज को। आपको S कैलकुलेट करना है, R तो आपको दिया हुआ ये 3 ओम, वैल्यू पुट करो, आपका आंसर आपके सामने होगा। ठीक है, चलो आगे देखो, आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि अर्धचालक की प्रतिरोधकता का ताप पर निर्भरता लिखिए, है ना। आपको ये बताना है डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टिविटी फॉर सेमीकंडक्टर ऑन टेम्परेचर। ठीक है, अब रेजिस्टिविटी कैसे डिपेंड करती है, तो ये बात थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, जैसे जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं इनकी रेजिस्टिविटी डिक्रीज होती है। किसकी, अर्धचालकों की, सेमीकंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी डिक्रीज होती है। इसका एक रीजन आप ये कह सकते हैं कि सहसंयोजक बंध बहुत तेजी से टूटना चालू होते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड्स जो हैं वो बहुत तेजी से टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होते हैं, ब्रेक होते हैं, और जितने कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे उतने ही आपके पास में चार्ज कैरियर्स बनेंगे, मतलब उतने ही आपके पास में इलेक्ट्रॉन्स और होल्स बनेंगे, जिसके कारण करंट इजीली फ्लो कर पाएगा, कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, मतलब चालकता बढ़ जाती है, रेजिस्टिविटी घट जाती है। ये मैंने आपको तरीका बताया, लेकिन ये ध्यान में रखना, ये इंपॉर्टेंट है। इनका प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होता है। फिर दो सेलों का विद्युत वाहक बल E1 और E2 है, ईएमएफ आपको दे रखा है, इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब आंतरिक प्रतिरोध आपको दिया हुआ है, पार्श्व का मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में वो जुड़े हुए हैं। आपको इक्विवेलेंट ईएमएफ का सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला लिखना है भैया, 1 नंबर का क्वेश्चन था, बहुत सारे बच्चे डेरिवेशन करके आ गए थे इस साल। ठीक है, फिर बोल रहे थे कि सर पेपर में टाइम नहीं मिला, अरे भैया 1 नंबर के सवाल में डेरिवेशन थोड़ी पूछता है वो। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए इसका क्या फॉर्मूला बनेगा, E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। ठीक है, ये इक्विवेलेंट ईएमएफ का फॉर्मूला था, किसका था, इक्विवेलेंट ईएमएफ का फॉर्मूला था। ये आपको बस इतना लिख करके आना था, फालतू के रामायण लिख करके आओगे तो नंबर थोड़ी दे देगा अगला। चलो आगे क्या बोल रहा है, आगे ये बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में कार्बन प्रतिरोधक व्यापक रूप से उपयोग में लिए जाते हैं, क्यों, कोई 2 कारण लिखिए। कार्बन रेजिस्टेंसेस आर वाइडली यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, व्हाई। वैसे तो इस साल ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन तो भी आप थोड़ा ध्यान में रखिए, कार्बन प्रतिरोध कौन से होते हैं जिनमें तार का उपयोग नहीं होता, है ना। अगर आप किसी वायर का यूज करेंगे तो वायर टेम्परेचर के साथ में हीट अप होगा, उसकी रेजिस्टिविटी चेंज हो जाएगी। लेकिन ये जो कार्बन रेजिस्टेंसेस होते हैं ना, इनका टेम्परेचर इंक्रीज करने पर इनकी रेजिस्टिविटी पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता या नेग्लिजिबल इंपैक्ट पड़ता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो कार्बन प्रतिरोधक जो हैं वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट आप कह सकते हैं, है ना। इनका टेम्परेचर बढ़ाने पर इनकी प्रतिरोधकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, पहला तो आपको ये लिखना है। दूसरा, आप कार्बन प्रतिरोधकों की सहायता से एक बहुत बड़े प्रतिरोध को भी अल्प क्या कह सकते हैं, इसे आप कुछ ऐसा कहेंगे कि अल्प पैसों में, मतलब बहुत कम रुपए के अंदर एक बहुत बड़ा प्रतिरोध जनरेट कर सकते हैं, जबकि तार से बनने वाले प्रतिरोध में पैसा भी ज़्यादा लग जाता है ना। तो पैसों को अब हिंदी में एक परफेक्ट मूल्य
मूल्य जिसे कहते हैं, है ना, कम प्राइस में भी ये इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, ये आप लिखेंगे। ठीक है, फिर ये वाला जो क्वेश्चन है 7th वन, ये आपकी बुक का एग्जाम्पल है, अच्छे से पढ़ लीजिए। 12 रेजिस्टेंस, है ना, ऑफ रेजिस्टेंस 12 ओम। अब आपकी बुक में 1 ओम है, बस ये थोड़ा सा अंतर है। आपकी बुक में 1 ओम के 12 रेजिस्टेंस है, यहाँ पे 12 ओम के है, तो जहां जहां आपकी बुक में 1 ओम लिखा हुआ है वहां 12 ओम कर दीजिएगा, और पूरा का पूरा क्वेश्चन वैसा का वैसा है। ठीक है, चलिए, तो ये एग्जाम्पल है, वहां से देख लीजिएगा। फिर अर्धचालकों की प्रतिरोधकता ताप वृद्धि करने पर क्या होती है, घटती है। ये अभी थोड़ी देर पहले ही अपन ने डिस्कस किया है, डिक्रीजेस, है ना। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इज डिक्रीज्ड, डिक्रीज हो जाती है, ये बात ध्यान रखना। ठीक, ये अब है नहीं हमारे सिलेबस में, तो इसको हटा देता हूं मैं। वापस से देखो, व्हीटस्टोन ब्रिज आ गया, वापस से आया ये क्वेश्चन, 21 में भी था, 23 में भी है, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, आप कह सकते हैं। 2024 में देखिए, 2024 के अंदर आपके पास में, मतलब लास्ट ईयर का पेपर है ये, 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। यहां पर आप कह सकते हैं कि मॉडल टेस्ट पेपर फॉलो नहीं हुआ था, मॉडल टेस्ट पेपर लास्ट ईयर फॉलो नहीं हुआ था इस चैप्टर के अंदर, इसी चैप्टर में नहीं फॉलो हुआ था। प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में ये है। देखो अब इसको कैसे करोगे, तो R इज इक्वल्स टू रो एल डिवाइडेड बाई ए, कुछ ऐसा होता है, तो रो इज इक्वल्स टू आर ए डिवाइडेड बाई एल हो जाएगा। R रेजिस्टेंस ओम, एरिया का मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या, मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल, ओम मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ओम मीटर इसका ऐसा यूनिट था, ओम मीटर देख लीजिएगा। ठीक है, चलो आगे क्या बोल रहे हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज है, बैलेंस कंडीशन है ना, बैलेंस कंडीशन के लिए क्वेश्चन है, इंग्लिश वाला हट गया है, तो आपको एस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। कैसे कैलकुलेट करोगे, 30 डिवाइडेड बाई 18, ये डिवाइडेड बाई ये इज इक्वल्स टू ये डिवाइडेड बाई ये, जो भी आए वो आपका सॉल्यूशन है, ये बात ध्यान में रख लीजिएगा, है ना। एस इज इक्वल्स टू 18/3 दैट इज 6, 6 कहाँ पर है, ये डी दिखाई दे रहा होगा आपको, तो ये 6 इसका ऑप्शन है। सिंपल सा क्वेश्चन था। क्या बोल रहा है, इकाई विद्युत क्षेत्र में, अगला देखो, रिक्त स्थान की पूर्ति, इकाई विद्युत क्षेत्र लगाने पर इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग के परिमाण को कहते हैं। अब ये थोड़ा सा समझिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी, 1 होनी चाहिए, उस कंडीशन में वीडी का वैल्यू क्या कहलाएगा, तो मैं ये कह सकता हूं, आपने शायद ये पढ़ा होगा, वी डी इज इक्वल्स टू म्यू ई, सो म्यू इज इक्वल्स टू वी डी डिवाइडेड बाई ई, ये फॉर्मूला शायद आपने पढ़ा होगा। अगर मैं ई को 1 कर देता हूं तो म्यू ही क्या है आपका बच्चों, वी डी है, कब, जब ई की वैल्यू 1 है। ठीक है, कुछ ऐसा ही है, तो ये मैं कह सकता हूं कि जो आपकी अपवाह चाल है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, वो उस कंडीशन में मोबिलिटी को इंडिकेट करती है, किसको बच्चों, मोबिलिटी को। ठीक है, गतिशीलता जिसे हम बोलते हैं, गतिशीलता कहते हैं उसे। ठीक है, ओम के नियमानुसार वी और आई के बीच में ग्राफ, वी और आई के बीच में दुनिया भर में सभी को पता होगा ग्राफ कैसा होगा, 10वीं का क्वेश्चन है। फिर विद्युत वाहक बल, ईएमएफ और आंतरिक प्रतिरोध, इन दोनों का डेफिनेशन देना था, 1.5 नंबर का क्वेश्चन है, बढ़िया सवाल है, सिंपल सा है। ईएमएफ क्या होता है वैसे, किसी को पता है? ईएमएफ हम बोल सकते हैं कि एक तरीके का पोटेंशियल डिफरेंस है। क्या है? एक तरीके का पोटेंशियल डिफरेंस है जब सेल से कोई करंट फ्लो नहीं होता सर्किट में, है ना, जब सेल से बाह्य परिपथ में किसी प्रकार की कोई धारा प्रवाहित नहीं होती, उस स्थिति में सेल के इलेक्ट्रोडों के मध्य का जो विद्युत वाहक बल है, सॉरी, इलेक्ट्रोडों के मध्य का जो विभवांतर है, वही ईएमएफ होता है। ठीक है, फिर आप कह सकते हैं इन द केस ऑफ चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग, आप इसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। चार्जिंग के लिए, डिस्चार्जिंग के लिए, दोनों के लिए अलग अलग होता है। V इज इक्वल्स टू ई माइनस आई आर, यहाँ पे ये जो ई लिखते हो ना आप, ये डिस्चार्जिंग का बता रहा हूँ मैं, है ना, निरावेशन के समय, तो ये जो ई है यही ईएमएफ है, ये बात ध्यान में रखना। और ये जो स्मॉल आर है ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, आंतरिक प्रतिरोध है। चलो अब मॉडल पेपर को डिस्कस करते हैं। इस बार के मॉडल पेपर में क्या होने वाला है, एक ऑब्जेक्टिव, एक रिक्त स्थान की पूर्ति करो, और आपके पास में 1.5 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, चलो देखो क्या बोल रहा है। किसी चालक का विद्युत प्रतिरोध उस चालक की या के किस पे डिपेंड करता है, किस पे नहीं डिपेंड करता, तो ये बात ध्यान रखना। किसी भी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के जब मैं बोलता हूं तो आर इज इक्वल्स टू रो एल डिवाइडेड बाई ए। ठीक है, तो आर किसके ऊपर डिपेंडेंट है, आर डिपेंडेंट है लेंथ के ऊपर, आर डिपेंडेंट है एरिया के ऊपर, आर इवन डिपेंडेंट है रेजिस्टिविटी के ऊपर, और रेजिस्टिविटी किसके ऊपर डिपेंडेंट है, टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है, तो कुल मिलाकर के रेजिस्टेंस टेम्परेचर, लेंथ और एरिया के ऊपर डिपेंड करता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो ताप वृद्धि होने पर घटता है नहीं, ताप बढ़ाओगे तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, रेजिस्टिविटी बढ़ेगी तो ये भी बढ़ेगा, ये उल्टा बोल गया भाई यहाँ पर, ये गलत है। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है,
है ना। ये थोड़ा समझ में आया ना कि टेम्परेचर को क्या करोगे, इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टिविटी डिक्रीज होगी। नहीं भैया, उल्टा बोल गया ये। फिर आकृति पर निर्भर नहीं करता, शेप पर डिपेंड नहीं करता, भैया ये भी गलत है। जब एरिया पे लेंथ पे डिपेंड कर रहा है तो शेप पे भी तो डिपेंड कर रहा है, ये भी गलत है। फिर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल मतलब एरिया में वृद्धि होने पर बढ़ता है, अरे एरिया बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा, ये भी उल्टा बोल गया, ये भी गलत है। फिर चालकता में वृद्धि होने पर घटता है, अब ये समझो चालकता मतलब सिग्मा को बढ़ाया तो रेजिस्टिविटी कम हुई, रेजिस्टिविटी कम हुई तो रेजिस्टेंस भी कम हुआ, ये सही है यार। चालकता को बढ़ाया, रेजिस्टेंस डिक्रीज हो गया, बिल्कुल सही है, सही है। कंडक्टिविटी को इंक्रीज करो, रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा, ये सही है। चलो, धारा घनत्व जिसे हमारी बुक में जे से रिप्रेजेंट किया गया है क्या होता है, आई डिवाइडेड बाय ए कोस थीटा, या फिर ए लिख दो आप, वेक्टर क्वांटिटी है वैसे ये, है ना। तो ये इसका ऐसा ही मात्रक होगा एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक ही होगा रे, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। फिर किरचॉफ का संधि का नियम और लूप का नियम लिखना है, केवीएल और केसीएल लिखना है आपको, ये पूछा है, अच्छा सवाल है। जब भी केवीएल और केसीएल लिखो ये चीज कभी मत भूलना, समीशन आई इज इक्वल टू 0 केसीएल, समीशन वी इज इक्वल टू 0 केवीएल, ये मत भूलना। फिर ये जो सवाल है, ये जो न्यूमेरिकल आपको दिखा रहा है ना डायगोनल वाला, जी आपकी बुक का ही है क्वेश्चन, वापस से मैं बोल रहा हूं, आपकी बुक का ही है। बस यहाँ पे 3 ओम का रेजिस्टेंस है, बुक में 1 ओम का रेजिस्टेंस है, तो वहां पे 3 ओम रख लीजिएगा, ठीक है, काम हो जाएगा। ठीक, तो देखो एक तो साधारण पार्ट था और एक आपके पास में न्यूमेरिकल आ गया। यहाँ पे अगला देखो क्या बोल रहा है, किसी चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग के लिए व्यंजक, अपवाह वेग के लिए व्यंजक वीडी का फॉर्मूला आपसे पूछ रहा है भैया, क्या भाई, वीडी इज इक्वल्स टू ई टो डिवाइडेड बाय एम इंटू ई, और अगर मैं वेक्टर के अंदर लिखूं तो यहाँ पे वेक्टर लगाऊं और यहाँ पर फिर माइनस भी लगाऊं, वेक्टर लगाऊंगा तो माइनस भी लगाऊंगा, वेक्टर नहीं लगाता तो माइनस भी नहीं लगाता, ठीक है। तो ये वाला डेराइव करवाने के लिए बोल रहा है, एक बढ़िया सवाल है, ठीक है। इसके बाद में 0 सेंटीग्रेड ताप पर एक चालक का प्रतिरोध इतना, वह ताप ज्ञात कीजिए जिसमें चालक का प्रतिरोध इतना हो जाए। प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है, मैं आपको सिर्फ तरीका बता रहा हूं, काम आपको ही करना है। एक फॉर्मूला आपने पढ़ा था बच्चों, क्या भैया, आर टी इज इक्वल्स टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल टी, यहाँ पे डेल टी की जगह मैं सिर्फ और सिर्फ टी ही यूज कर रहा हूं, क्यों, क्योंकि 0 डिग्री से इंडिकेट करवा रहा है वो, ताप पहले से ही 0 है, तो टेम्परेचर डिफरेंस में कुछ भी -0 को माइनस करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आप इतना ही लिख लीजिएगा। फिर आर टी है ना, किस ताप पर प्रतिरोध 4x हो गया है, आर टी की वैल्यू है 4x, आर नॉट 0 डिग्री पर प्रतिरोध कितना है x, 1 प्लस अल्फा, अल्फा की वैल्यू भगवान ने दे रखी है कितनी, 0.4 इंटू 10⁻⁻² इंटू कैपिटल टी, ठीक है, x से x कैंसिल हो जाएगा, फिर ये 1 इस तरफ जाएगा तो माइनस में जाएगा, तो कुल मिलाकर के रामायण ये है भैया। अब इतनी मैथमेटिक्स आपको आनी चाहिए, अगर ये नहीं आ रही ना तो कोई नहीं बचा सकता आपको, तो T इज इक्वल टू जो भी आएगा वो डिग्री सेंटीग्रेड में लिखिएगा, क्योंकि यहाँ पर इसकी यूनिट डिग्री सेंटीग्रेड में, ठीक है, जो भी आएगा वो डिग्री सेंटीग्रेड में लिख दीजिएगा। चलो, अब ये तो हो गया आपकी रामायण। अब मेरे अकॉर्डिंग जो मेरे को लग रहा है कि 2025 में जो सवाल आएंगे और जिन जिन बच्चों को यहाँ से देखना है वो यहाँ से वीडियो भी चालू कर सकते हो। चलो, तो 2025 में जो मेरे को लग रहा है, पहले तो ये ग्राफ थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है और ग्राफ डायरेक्ट दे देता है तो पूछ लेगा कि भाई साहब ये ग्राफ किसका है, या निम्न दिए गए ग्राफों में से इसका ग्राफ क्या होगा, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि किसी चालक का ऐसा ग्राफ होता है, कंडक्टर का ऐसा ग्राफ होता है, ठीक है। मिश्र धातु कंपाउंड जो होता है ना, कंपाउंड मेटल्स लाइक नाइक्रोम, उनका ऐसा होता है, और अर्धचालकों का ऐसा होता है, ठीक है। तो ये चालक, ये मिश्र धातु और ये अर्धचालक, कहने का मतलब वापस से कंडक्टर, कंपाउंड मेटल्स एंड सेमीकंडक्टर, ऐसा दिया हुआ है। अब इसको उठा करके कैसे पढ़ रहा है, यहाँ पे ये डायरेक्ट बोल देगा कि कॉपर का ग्राफ कौन सा है, यहाँ पे तो लिखा हुआ भी है कि ये कॉपर के लिए ही है, तो ये कॉपर का ग्राफ पूछ लेगा और आपको देखना होगा उन चारों में से जो आपको दिया होगा उनमें से आपको ये टिक करना होगा कॉपर इज अ कंडक्टर। फिर नाइक्रोम का ग्राफ कैसा होगा, तो फिर नाइक्रोम का ग्राफ ऐसा होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे तो इसने सेमीकंडक्टर ही बोला है, लेकिन वो पूछ सकता था कि
सिलिकॉन के लिए रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर के बीच का ग्राफ कैसा होगा, तो ये पता होना चाहिए। प्रतिरोधकता और ताप पे निर्भरता जो है ना, उसका ये ग्राफ थोड़ा सा अच्छे से याद कर लीजिएगा, बढ़िया है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बता रहा हूं मैं, और फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए भी। तो फिलिंग द ब्लैंक्स में तो नहीं आएगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये बढ़िया बनेगा। फिर देखो, जो मेरे को लगता है अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो ऊपर डिस्कस कराया, प्लीज इसे अच्छे से तैयार कर लो बच्चों, प्लीज इस पॉइंट को अच्छे से तैयार कर लो। आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने का पैटर्न इससे हो सकता है ना। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस फॉर एनी कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। किसी चालक, कुचालक और अर्धचालक की प्रतिरोधकता या प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव आपको पता होना चाहिए। चालकों के लिए बता रहा हूँ, चालकों के लिए आप टेम्परेचर बढ़ाओ, रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी। अर्धचालकों के लिए टेम्परेचर बढ़ाओ, रेजिस्टिविटी घट जाएगी। कुचालकों के लिए टेम्परेचर बढ़ाओ, रेजिस्टिविटी घट जाएगी। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ये पता होनी चाहिए। मतलब कंडक्टर्स के लिए ये, सेमीकंडक्टर्स के लिए ये, और इंसुलेटर्स के लिए ये। ठीक है, फिर केवीएल और केसीएल आप नियम तो याद कीजिए, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आ रहा है तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से आएगा कि भैया केसीएल मतलब किरचॉफ का प्रथम नियम किस संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आपको पता होना चाहिए चार्ज कंजर्वेशन पे, आवेश संरक्षण सिद्धांत पे काम करता है ना। कौन से यूनिवर्सल लॉ को फॉलो करता है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर केवीएल किरचॉफ का द्वितीय नियम, जिसे आप किसे वोल्टता का नियम भी कहते हैं। पहले वाले को तो संधि का नियम बोलते हो या धारा का नियम, और दूसरे वाले को वोल्टता का नियम। वोल्टता का नियम किस संरक्षण नियम पर आधारित है, ठीक है। वोल्टेज लॉ जो है वो कौन से यूनिवर्सल लॉ को फॉलो करता है, भैया एनर्जी कंजर्वेशन लॉ को फॉलो करता है, ऊर्जा संरक्षण को फॉलो करता है, ये पता होना चाहिए। फिर कोई भी सेल आपने पढ़े हैं इस चैप्टर के अंदर, तो सेल जब चार्ज हो रहा हो तब कौन सी चीज ज्यादा, कौन सी चीज कम, है ना। तो ये ध्यान में रखना, टर्मिनल वोल्ट तो उस समय ज्यादा होती है और विद्युत वाहक बल कम हो जाता है। और ये फॉर्मूला चार्जिंग के केस में, जब आप सेल को चार्ज कर रहे हो, ठीक है, जैसे फोन की बैटरी जब चार्ज हो रही होती है तो ये फोन की बैटरी की इक्वेशन होगी, ठीक है। लेकिन जब फोन को आप चार्ज से हटा देते हो, चार्जर से हटा देते हो, तो फिर फोन की बैटरी इस इक्वेशन को फॉलो करेगी। बात समझ में आई। डिस्चार्जिंग के केस में कोई सेल की इक्वेशन क्या होगी, उस समय विद्युत वाहक बल ज्यादा होगा, टर्मिनल वोल्टता कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान में रखना, V इक्वल्स टू ई प्लस आई आर कब होता है, V इक्वल्स टू ई माइनस आई आर कब होता है, ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा। फिर ऊपर आप वैसे देख चुके हैं, मोबिलिटी और करंट डेंसिटी मतलब गतिशीलता और धारा घनत्व का परिभाषा ध्यान में रख लीजिएगा। परिभाषा ना ध्यान में रखो तो कम से कम मात्रक और विमा तो प्लीज ध्यान में रख लीजिएगा। इनकी परिभाषा ध्यान में रखोगे तो आपका रिक्त स्थान की पूर्ति करो वाला क्वेश्चन आसानी से निकल जाएगा। चलो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए हम बात कर लेते हैं, जो न्यूमेरिकल और डेरिवेशन दोनों से आने वाला है। डेरिवेशन इस बार जो आपको पेपर में दिया हो ना, मॉडल पेपर वाला क्वेश्चन, मैं उसे रिपीट कर रहा हूं, बस लिखने का तरीका उसका अलग अलग हो सकता है। आपको बोला था ना ये मॉडल पेपर में आया है, VD इज इक्वल टू माइनस का ई टू डिवाइडेड बाय एम इंटू ई, ठीक। तो मॉडल पेपर में बोला है कि भैया अपवहन वेग के सूत्र का निगमन करो, मतलब उसको डेराइव करो, कुछ ऐसा बोला है। ये ऐसा भी तो बोल सकता है ना, अपवहन वेग मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन को डेराइव करो, ये भी तो बोल सकता है भैया। तो इस चीज को थोड़ा सा क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें और फॉर्मूला आपको याद है तो आप आसानी से समझ पाएंगे कि भैया ये इसी का डेरिवेशन पूछ रहा है, तो ये डेरिवेशन अच्छे से याद कर लीजिएगा, सिंपल डेरिवेशन है। फिर एक और डेरिवेशन आपकी बुक में I इज इक्वल्स टू NEAVD वाला, विद्युत धारा और अपवाह वेग मतलब करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशन है उसको डेराइव कीजिए। तो ये डेरिवेशन ये यहां से ध्यान में रखोगे, है ना। ये डेरिवेशन प्लीज अच्छे से देख लीजिएगा, ये अच्छा क्वेश्चन बनता है। फिर इसी के बाद में जो मेरे को बहुत प्यारा क्वेश्चन लगता है, जो रिपीट होने के चांसेस सर्वाधिक हो सकते हैं, वो है व्हीट स्टोन ब्रिज का बैलेंस कंडीशन, संतुलन की स्थिति का निगमन किसकी सहायता से, किरचॉफ के लॉस की सहायता से, है ना। आप केवीएल का यूज करो और आसानी से डेराइव करो कि भैया R1 डिवाइडेड बाय R2 इज इक्वल्स टू R3 डिवाइडेड बाय R4 होता है, ठीक है। चलो अब न्यूमेरिकल में जो क्वेश्चन मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, कौन से कॉन्सेप्ट वाला, ये कॉन्सेप्ट वाला, है ना, ये कॉन्सेप्ट वाला। अरे चल क्यों नहीं रहा भाई, ओके, ठीक है।
इस कॉन्सेप्ट का ये आपके पास में एग्जाम्पल भी है, इसी कॉन्सेप्ट के आपकी बुक में 2 न्यूमेरिकल भी है। प्लीज इस कॉन्सेप्ट के न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लीजिएगा, लास्ट ईयर नहीं आया, इस बार आ सकता है, बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल है। हिंदी मीडियम वाले बच्चों 3.4 वाला एग्जाम्पल अच्छे से देख लीजिएगा, प्लीज इसे सॉल्व कीजिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है यार ये। ठीक है, चलो फिर आप ही की बुक का एक और एग्जाम्पल है जो कि बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। इस वाले में आईजी की वैल्यू पूछी है, बढ़िया न्यूमेरिकल है, बुक का सॉल्यूशन आप यूज कर सकते हैं, बहुत सिंपल तरीके से उन्होंने समझा रखा है, तो प्लीज वो सॉल्यूशन प्लीज अच्छे से देख लीजिएगा, एक बढ़िया क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जो मुझे लगता है ये वाला क्वेश्चन है ना यार, ये वाला क्वेश्चन पूछ सकता है, इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा केवीएल से। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। आपको इस क्वेश्चन में देखो बच्चों, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों, मैंने हिंदी में दे रखा है, लेकिन बस क्या पूछ रहा है, I1 I2 और I3 का वैल्यू पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। ठीक है, बस इतना ही पूछ रहा है, केवीएल और केसीएल का यूज करो और I1 I2 I3 का वैल्यू कैलकुलेट करो। मैंने आपके लिए इसका सॉल्यूशन पहले ही लिख दिया है कि भैया ये सॉल्यूशन आएगा, केवीएल केसीएल लगा लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो प्लीज इस चीज को जल्दी से देखिए, ये न्यूमेरिकल अच्छे से कीजिएगा। उम्मीद करता हूं कि ये जो हमने पढ़ा है ना, न्यूमेरिकल और क्वेश्चन जो हैं वो यहीं से निकल करके आने वाले हैं। ठीक है, तो प्लीज 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 इस वीडियो को अगर आपने अच्छे से समझा है तो ये सारे क्वेश्चन एक बार के लिए निकाल डालना यार। ये जितने क्वेश्चन आपने देखे हैं ना, ये पूरे के पूरे सारे एक बार के लिए कर डालना। इस चैप्टर में चांस ही नहीं है कि आपके 4 नंबर चूक जाएं, चांस ही नहीं है। ठीक है, और वीडियो को शेयर करो, लाइक करो। हैव अ गुड डे, टेक केयर।